हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपको पता है हम लोग 4 चैप्टर खत्म कर चुके हैं। इकाई 4 खत्म हो चुका है आपका आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इकाई नंबर 5। साइंस में इकाई नंबर 5 हम लोग देखेंगे बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, क्योंकि बहुत ही बेहद आसान यह चैप्टर है आपका। हम चाहे तो इसे एक ही क्लास में ख़त्म कर दें और लगभग आधे घंटे के अंदर, आधे से पौना मतलब 45 मिनट के अंदर इसको खत्म कर देते हैं। अगर आप कहेंगे तो इसे 45 मिनट के बाद दूसरा क्लास इसका नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। आप अपने अनुमान के हिसाब से चारों तरफ के जीव जंतुओं को देख के, पेड़ पौधों को देख के, प्राकृतिक आपदाओं को देख के अनुमान लगा सकते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या लिखना है, क्या जानना है। जैसे कि प्राकृतिक संपदा का संरक्षण एवं ब्रह्मांड जीवों का विलुप्तीकरण। जो कारण है उसका मेन कारण तो हम ही लोग हैं, हम और आप हैं। हम और आप ही तो कर रहे हैं ये सब। जो प्राकृतिक आपदा आ रहा है ना, आपको पता है तपोवन में जो आपका बेटा उत्तराखंड तपोवन में बाढ़ आ गया, जो आपका ग्लेशियर पिघल गया, वहाँ का जो आपका टनल है बिल्कुल भर गया, लगभग 31 से 32 आदमी मतलब मरे हुए पाए गए। जो हमारा जो डिजास्टर मैनेजमेंट का जो हमारे कलेजे की सेना है बेटा, वो निकाल रही थी परेशानी के साथ, और देखने का मन नहीं करता है सब सारी चीज़ें। ये हम और आप ही तो कर रहे हैं सारी चीज़ें, हम और आप कर रहे हैं। इसमें कुछ पढ़ना ही नहीं हमें, सिर्फ हम सीक्वेंस से बताएंगे आपको क्या क्या जानना है। हम संपदा बता देंगे और यह बता देंगे कितनी संस्थाएं हैं हमारे भारत में कितनी संस्था बनाई गई, कितनी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो हमें जानना है, जिसका फुल फॉर्म जानना है, जिसका डेट जानना है, जिसका हेडक्वार्टर जानना है और कुछ जीव जंतुओं के संरक्षण के बारे में हमें जानना है, उसको जानेंगे। और क्या बेसिकली पढ़ना है उसके बारे में जानेंगे बस। और आप इसमें बिल्कुल माहिर हैं बेटा, सारी चीज़ें आप लिख लेंगे, 100% लिख लेंगे। बस थोड़ा सा सोचिएगा अपने हिसाब से, थोड़ा सा सोचेंगे ना, बहुत ही आनंद आएगा। चलिए तो हम स्टार्ट कर लेते हैं देर न करते हुए। देखिए पहला इसमें जो हमको पढ़ना है बेटा, प्राकृतिक संपदा का संरक्षण कैसे करते हैं। पहला चीज़ हम इरेज करते हुए चलेंगे। 1 मिनट, ये स्याही फिर से बह गई। चलिए क्या पढ़ना है पहला, देखिए प्राकृतिक संपदा का संरक्षण हम किस हिसाब से करते हैं। जो प्राकृतिक संपदा है बेटा, इसका संरक्षण हम कैसे करें या फिर कैसे किया जाता है, सारी बात बताएंगे। प्राकृतिक संपदा, संपदा अच्छा क्या होता है। संपदा मतलब जानते क्या होता है। संपदा मतलब वही हवा, पानी, पेड़ पौधे, आग, जल, यही सब सारी चीजें होती हैं। समझ रहे हैं। संपदा जो प्राकृतिक संपदा होती है, जो प्राकृतिक नेचुरल रूप से हमें मिली हुई होती है, वही होती है प्राकृतिक संपदा। प्राकृतिक संपदा का संरक्षण यह हमें करना चाहिए, यह हमें करना चाहिए ही नहीं, बिल्कुल करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर प्राकृतिक संपदा का संरक्षण हम नहीं करेंगे ना, तो विलोपन के कगार पे हो जाएंगे बेटा। इसके विलोपन के कगार के कारण भी तो बहुत सारे हैं। हम सबसे पहले अपना पॉपुलेशन नहीं रोक पा रहे हैं। पॉपुलेशन अपना कंट्रोल करें। अगर हम लोग ह्यूमन जो है बेटा, अगर पॉपुलेशन कंट्रोल करेंगे तो हमें जंगल काटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमें जीव जंतुओं को मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पानी जो सूख रहा है, पानी का स्तर जो नीचे जा रहा है, वह जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, समझ रहे कि नहीं। और बहुत सारे प्रदूषण से भी बच पाएंगे। जैसे कि पॉपुलेशन जब कम होगा तो कम भीड़ भाड़ होगा बाजारों में, मार्केटों में। ठीक है, कम भीड़ भाड़ होगा तो कम पॉल्यूशन होगा। सर कैसे, मतलब आदमी पॉल्यूशन करते हैं क्या। हम बोलेंगे नहीं जी, आदमी नहीं पॉल्यूशन करते हैं। आप जो है ना प्राकृतिक संपदा को यूज करेंगे ना ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे कि आज के युग में देख लें तो पहले के युग में क्या था, लोग साइकिल से जाते थे मार्केट। बुढ़वा बुढ़वा जो थे बेटा, वो पैदल निकल जाते थे तीर्थ यात्रा पे। चलो भैया चलते हैं बनारस तीर्थ यात्रा पे कराते हैं, समझ रहे कि नहीं। चलो भैया लखनऊ चलते हैं, चलो भैया चलते हैं वैष्णो देवी, है ना। तो लोग पैदल ही निकलते थे, भले 3 साल 2 साल 5 साल 5 महीने 6 महीने लग जाता था लोगों को वापस आने में। वह तो सिचुएशन अलग था ना। लेकिन कुछ लोग साइकिल भी यूज करते थे। आज अगर आपको हुआ लड़कों में जो थोड़ा सा अपने आप को गुमान में चढ़ा के रखते हैं, उनसे बात ज़्यादा शर्म कर रहे हैं। देखिए हमारे भविष्य की बात है बेटा, ये सब है ना। हमको थोड़ा सा पढ़ने से अच्छा है कि इसके बारे में हमको घनघोर नॉलेज होना चाहिए। साफ साफ बात है, नॉलेज होगा तभी हम दूसरों को सिखा पाएंगे। ठीक, आप लोग तो ये बोलते फिरते हैं सर बहुत बड़ी क्लास बनाती है, हम नहीं देखेंगे, हम नहीं देखेंगे। भाई आप नहीं देख रहे हैं ना, तो दूसरा बच्चा देख रहा है, जिसका आता है 96% 98% ना, वो देखता है, भले ही बोलता है कि नहीं देख रहे हैं। समझ रहे कि नहीं, वही देखता है क्लास को, और वो चालाक होता है। हो सकता है वही लिख रहा हो कि भैया बहुत बड़े क्लास बना दिए हैं, हम नहीं देखेंगे, इस वजह से कि सारे बच्चे भाग जाएं। समझ रहे हैं कि नहीं। तो आप लोग देखिए, और
प्राकृतिक संपदा का संरक्षण करिए बेटा, सबसे बड़ी बात है। प्राकृतिक संपदा क्या होता है इसके बारे में हमने थोड़ी सी बातें चर्चा की है आपसे। अब दूसरी चीज जो हमको पढ़ना है प्राकृतिक संपदा का जीवित रहने के लिए क्या क्या कारण है। प्राकृतिक संपदा कैसे जीवित रहेंगे, आप ही बताइए कैसे जीवित रहेंगे। संपदा जीवित होने के लक्षण, जीवित बताइए कैसे जीवित रह सकते हैं। हम कम उनका यूज करें, हम उनका दोहन जो है कम करें, जितना हमें चाहिए सिर्फ उतना ही हम निकालें, हम स्टोरेज कम करें, हम खनन कम करें, हम धातुएं कम निकालें। समझ रहे हैं कि नहीं। हम फसल वगैरह की ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में, क्योंकि आज देख रहे जगह जगह जमीन जो है बंजर होता चला जा रहा है। क्यों होता चला जा रहा है बंजर? क्योंकि हमारे पास इतना ज़्यादा खाद्य आ गया है बेटा, खाद आ गया है। कह लीजिए नेचुरल मतलब जो मैनमेड द्वारा खाद है ना, वो आज तो फायदा कर रहा है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा ना बंजर बना देगा पूरी भूमि को। जो नेचुरल खाद होता है, गाय का गोबर हो गया, डंप जो करके बनाते हैं बेटा, जो हमारे पेड़ पौधे के छिलके हो गए उनको डंप करके बनाते हैं, वो रियल खाद होता है। और ऐसे खाद मिलते नहीं है, क्योंकि मौसम भी चेंज हो रहा है। आपको पता है बारिश के समय बारिश नहीं होती है, धूप के समय धूप नहीं होता है, ठंड जब लगनी चाहिए ठंड खत्म होने के कगार पे आता है तब ठंड लगता है। मतलब कि सिचुएशन चेंज हो रहे हैं बेटा, मौसम चेंज हो रहा है। ये मौसम का बदलाव ही तो है संपदा का जीवित न रहना। जब संपदा से हम लोग खिलवाड़ करेंगे ना, प्राकृतिक संपदाओं से, तो जाहिर सी बात है हमसे खिलवाड़ होने वाला है। समाज में हम ज़्यादा दिन तक नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि ह्यूमन प्राणी एक ऐसी प्राणी है ना जिसके पास दिमाग है। वही बहुत सारे संगठन बनाए हैं। हम आपको सारे संगठन की बात करेंगे कि क्या क्या संगठन बने हैं, उसमें हम लोग किसकी किसकी बात किए हैं, संरक्षण संपदा के संरक्षण के लिए कि क्या क्या बातें किए हैं। ठीक है, सारी बातें पढ़ेंगे। अब आप इसमें लिख सकते हैं, अपने आप लिख सकते हैं, प्राकृतिक संपदा जीवित रहने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, या फिर जीवित नहीं रहे तब क्या कारण है। पॉपुलेशन बढ़ गया हमारा, हम लोग ज़्यादा दोहन करने लगे, पेट्रोल खनन करने लगे, डीजल निकालने लगे। देखें कि भैया वहाँ फलनवा जगह बहुत बड़ा जंगल है। आप जानते होंगे बहुगुड़ा जी को, बहुगुड़ा उत्तराखंड के, जिस समय पेड़ की कटाई हो रही थी, आपके सिलेबस में है बेटा बहुगुड़ा जी का नाम, ठीक है ना। जिस समय पेड़ की कटाई हो रही थी तो उस समय क्या हुआ था कि उनके जो साथी थे बहुगुड़ा जी के, आप नर्मदा बचाओ अभियान भी देखे होंगे। नर्मदा बचाओ अभियान जो फीमेल है उनका देखिए नाम हमारे दिमाग से स्किप किया हुआ है, देखिए हम स्किप किया हुआ है, गुजरात वाले इलाके में, तो उनको इस तरह नोबेल पुरस्कार भी मिला है। इसी तरह बहुगुड़ा जी भी हैं। जब पेड़ की कटाई चल रही थी ना, सरकार डिमांड कर दिया कि यहाँ के पेड़ काटने हैं हमें उत्तराखंड के, तो बस वो लोग डिमांड कर दिए कि नहीं काटना है, पेड़ों में चिपक गए, उसे बोलते हैं चिपको आंदोलन। समझ रहे हैं कि नहीं। यही सारी बातें हैं आपको लिखना है इसमें। प्राकृतिक संपदा को कैसे बचाया जाए, कैसे जीवित रखा जाए, फिर जीवित नहीं है तो क्या क्यों नहीं है, क्या कारण है नहीं रहने का। तो आप इसमें भरपूर बिल्कुल विधिवत लिखिएगा, जो मन में आ रहा है सो लिखिएगा। आप जो जो गलत कर रहे हैं सब लिखेंगे आप। आपके कारण ही, हमारे कारण ही बेटा ये सारी जो दिक्कतें आ रही, कोरोना फैल रहा है। ससुरा कोरोना क्यों आया, ये आपदा देख रहे हैं उत्तराखंड में जो आया है, हम ही लोग की वजह से आया है। डैम बना दिए, डैम को हम मरम्मत नहीं करवा रहे हैं। अभी एक नोटिस आई है पूरे वर्ल्ड, जो वर्ल्ड बैंक है, जो वर्ल्ड एक नोटिस जारी की है बेटा, जो सबसे ज़्यादा पुराना हो गया है। हम लोग का जो डैम है ना बहुत पुराना हो चुका है, वो कभी भी टूट सकता है। जैसे शुरुआत हो चुका है उत्तराखंड से, शुरू हो चुका है बेटा, बिल्कुल। अब जो धवली गंगा है ना, देखें धवली गंगा को रोका गया है, बांध बना के वो टूट गया। अब आ गया तपोवन में वहाँ से क्या यूपी में ज़्यादा समय थोड़े लगेगा आने में। अगर वहाँ से जो हमारा सिंधु, झेलम, रावी, सतलज, ये सब पे जो बांध बना है ना, जब 7 जिस दिन टूट जाएगा ना उसका, तो पूरा यूपी तो गया, यूपी का ईस्ट वाला इलाका सारा, पश्चिम वाला इलाका चला जाएगा, दिल्ली तक पानी आएगा। समझ रहे हैं ना। तो इस तरह हमको रोकना, यही सारी बातें आपको लिखनी है। अगर आप समझ गए हम क्या कहना चाहते हैं तो आप इसमें लिखेंगे बेटा। तीसरी बात हमको क्या पढ़नी है इसमें, तीसरी बात हमको यह पढ़नी है, प्राकृतिक संपदा ऊर्जा का खजाना। प्राकृतिक, देखिए सिर्फ हम आपको यही बताएंगे क्या हमको पढ़ना है। प्राकृतिक संपदा ऊर्जा का खजाना, यही तो हमारी लालच है, सबसे बड़ी लालच यही है। ऊर्जा का खजाना, ऊर्जा खजाना लिख देते हैं, आप लोग लिख लेंगे अच्छे से एक बार। ऊर्जा खजाना, कोयला निकालते हैं, पेट्रोल निकालते हैं, डीजल निकालते हैं, क्यों निकालते हैं आखिर? यही तो है ऊर्जा। पा गए तो पैसा, अमीर हो गए भैया, आप मतलब कि बस भारत सरकार लूट लेगी उसे, अब लूट कर उस पर अधिकार बनाएगी। कहीं भी दिख गया, उसको लग गया कि यहाँ पे बहुत सारे खजाना है, बहुत सारे खजाना छुपा के रखा है यहाँ पे। अभी हल्ला उड़ा था ना कि कोई बाबा था कि बता दिया कि काफ़ी ज़्यादा सोना मिला है हमारे यूपी में ही कोई जगह है, देखिए नाम नहीं याद आ रहा हमको, गोरखपुर के साइड जी कोई जगह है, पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे मिला सोना। ऐसी बात नहीं सोना नहीं मिला, मतलब कि सोना मिला था, वो हल्ला उड़ गया था। 120 किलो, मतलब 500-600 किलो सोना मिला, लेकिन कुछ नहीं था उसमें, मिक्स भी तो था, एलिमेंट्स मिक्स थे, जो आपके मिक्सचर थे, बहुत सारे गंदगी थी, वो सारी मिक्स थी उसमें। तो उसको निकाला गया, प्योरीफाई किया गया, उसका प्योरीफिकेशन करने के बाद जो मिला सोना लगभग 20 किलो प्लस मिला, सोच लीजिए।
अफवाह उड़ाने वाले हजार हैं। इसी तरह जो आपकी संपदा है बेटा, ऊर्जा खजाना है, मेटल्स हैं, जो तांबा, एल्युमिनियम, ये सब क्या है, हमारा खजाना है, हमारे देश का खजाना है। इसी को पाने के लिए, इसी के लालच के लिए बेटा हम अंदर तक जाते हैं, खुदाई करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं। बता दें आपको, पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में अभी तक की जो सबसे गहरी खुदाई हुई है 12 किलोमीटर की हुई है। 12 किलोमीटर की सबसे बड़ी खुदाई। और 12 किलोमीटर आपको पता है, जो आपका जो पैसिफिक सागर है, जो आपका प्रशांत महासागर है ना, उसकी गहराई 12 किलोमीटर है। जो आप सुने होंगे सबसे बड़ा अर्थ पे सबसे बड़ा खाड़ी, सबसे बड़ा गड्ढा कह लीजिए कहाँ पर है, तो बताएंगे प्रशांत महासागर में, जिसको हम बोलते हैं मैरियाना ट्रेंच। मैरियाना ट्रेंच के नाम से जानते हैं बेटा, वो 11 किलोमीटर के आसपास में है। लेकिन हम 12 किलोमीटर गड्ढा कर चुके हैं। अब जो गड्ढा किए हैं तो ऐसा नहीं है टेक्टोनिक प्लेट होगा। आप ही बताइए, जब आप लाई के बोरी में हाथ डालेंगे, हाथ डाल के एक पुट्ठी लाई निकालेंगे, तो क्या आसपास की सारी जो लाई है घसकेंगी नहीं? घसकेंगी ना बेटा, खिसक कर जाएंगे उसमें ना, तो जाएंगी। तो बस उसी तरह तो यहाँ भी होता है। हम लोग ड्रिल किए तो जगह स्पेस बना, वो तो अपन ठूसा ठूसी था, अच्छे से चपा चपी थी उसमें, लेकिन जब हम उसमें ड्रिल कर दिए तो घसकेंगे ना, कंपन होगा पूरे अर्थ में ना बेटा। आप ही बताइए, आपको एक मुक्का मारा जाता है तो पूरी शरीर हिल जाती है। धरती माँ है, 12 किलोमीटर तक हम गड्ढा कर दिए तो क्या नहीं हिलेंगी? उत्पाद तो मचाएंगी वो भी ना। तो बस उत्पाद शुरू हो चुका है, इतना समझ लीजिए आप। अब आपको बचाना है प्राकृतिक संपदा, ऊर्जा का खनन। इसमें आप बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं अपने आप। चौथा चीज, विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक संपदाएं क्या क्या हैं, ये आप जानते हैं। विभिन्न प्रकार के, हम आपको इसमें बस ये बता देते हैं कौन कौन संपदाएं हैं। जैसे विभिन्न संपदा की बात करें तो आप इसमें लिख सकते हैं हवा, जल, पानी, भूमि मतलब मिट्टी, कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं आप। ठीक है, एल्यूमिनियम, तांबा, मतलब एलिमेंट लिख सकते हैं सारे के सारे। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं बेटा विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संपदाओं के अंतर्गत, जो हमारे लिए यूजफुल होते हैं। लेकिन अगर हम उतना ही यूज करें जितना हमें चाहिए तो नेचुरल डिजास्टर कम होंगे। नेचुरल डिजास्टर मतलब कि जो तबाही मचती है, जो भूकंप आता है, अर्थक्वेक्स आते हैं, ये सब बहुत कम आएंगे और हम लोग बिल्कुल सेफ रहेंगे। हमारी पृथ्वी माता अगर खुश रहेंगी ना तो पूरा संसार खुश रहेगा। कोरोना ससुरा क्यों आया? ये चीन ससुरा की वजह से। ये चीनों को दौड़ा दौड़ा के मारना चाहिए, है ना, समझ रहे हैं कि नहीं? चलिए, इसके बाद ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। पांचवी चीज आप लिखेंगे इसमें, ये जो पांचवा क्या लिख देंगे इसमें, जंगल व जंगल के जीवधारी महत्वपूर्ण संपदा हैं कि नहीं है, यह बात आपको पढ़नी है। जो जंगल है आपका और जंगल के जो जीवधारी हैं बेटा, जंगल के जो जीवधारी हैं, जंगल जीवधारी जो हैं वह भी तो एक तरह से हमारे अंडर ही होते हैं बेटा, मतलब हमारी सेफ्टी के लिए तो होते हैं। कह लीजिए अगर शेर ना होता, मान लीजिए अगर शेर ना होता तो क्या मतलब अगर मान लीजिए घास फूस है, घास फूस को कौन खाता है? बकरियां खाती हैं। बकरियों को कौन खाता है बेटा? शेर खाता है। मान लीजिए शेर खाता है। मान लीजिए कि मान लीजिए हम मोर से स्टार्ट करते हैं। एक हम बनाते हैं क्या, एक हम फिगर बनाते हैं नीचे से ऊपर तक, सन की रोशनी से जो हरी सब्जियां होती हैं वो फलती फूलती हैं। अब हरी सब्जियों को कौन खाता है? हम आप खाते हैं। मतलब मान लीजिए छोटी चीज़ है, मान लीजिए कि आपका फतिंगे खाते हैं। और फतिंगे को कौन खाता है? जो टिड्डियाँ होती हैं, देखते हैं ना, टिड्डियाँ मान लीजिए खाते हैं, टिड्डी। उन टिड्डियों को खाता है मेढक खाता है। अब मेढक के ऊपर जो आएगा, मान लेते हैं मेढक को सांप खा गया। अब उस सांप को कौन खा गया भैया? आपका मान लेते हैं हम मोर खा गया, मोर हो गया, नेवला हो गया, ये खा गए, है ना, नेवला खा गया। तो इस तरह एक चैन बना जिसे बोलते हैं हम लोग क्या, पिरामिड। एक पिरामिड बना बचवा, ऐसे बना पिरामिड ना। यहाँ पे क्या था? घास फूस था। यहाँ पे घास फूस था, ये सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है। 1 मिनट, हम उल्टा बना दिए बेटा, इसको नीचे लिखिए। ये पिरामिड हो गया ना, ये सीधा पिरामिड बनता है। 1 मिनट, ये पिरामिड उल्टा बनती है, सीधा बनता है ना, ऐसे बनता है, ऐसे। देखिए, जो हमारा फल फूल होते हैं, जो हरी सब्जियां होती हैं, हर जगह होते हैं हरी सब्जियां, इनको डायरेक्ट एनर्जी जो मिलता है सन से मिलता है बच्चा। ये नीचे सन बना दिए, मत बोलिएगा सर नीचे कैसे आ गया, ऊपर है, मान लीजिए ये ऊपर है, ठीक है, यहाँ से एनर्जी मिला। अब ये हरी सब्जियां बहुत सारी हैं, अगर ये 100 हैं तो इनको खाने वाला जो टिड्डा होगा वो 50 ही होगा। जब इनके पास एनर्जी आती है 100 एनर्जी, तो इसका 10 गुना कम इसमें जाता है, मतलब इसमें 10 एनर्जी केवल आएगा। ध्यान समझ रहिए, एनर्जी का भी लेवल और संख्या का भी लेवल। एनर्जी भी घटता चला जाता है नीचे से ऊपर एनर्जी घटता हुआ चला जाता है और संख्याएं भी कम होती चली जाती हैं। जैसा कि आपको पता है, आपके देश में जो शेर है, शेरों की, बाघों की जो संख्या है बेटा, वह है 2967। पूरे देश का 70%, पूरे देश का 33%। एक मिनट, पूरे देश का 70% बाघ केवल भारत में पाया जाता है। समझ रहे कि नहीं?
टोटल पूरे देश में 3000 जानवर हैं, मतलब 3000 बाघ हैं। 3000 बाघ में 4000 है बेटा, 4000 बाघ हैं। 4000 में से 2967 केवल भारत में पाया जाता है, 70%। समझ लीजिए। अब जो बचा है सारे देशों में मिला के पाया जाता है। अब इन देशों में जो सबसे ज़्यादा 2967 पाया जाता है, बेटा आप इसमें लिखेंगे सब सारी चीज़ें जो हम बता रहे हैं ना, आप इसके अंदर लिखेंगे। आप देखेंगे बुक खोल के ना, ये सारी चीज़ें लिखा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा पेज है। हम उसका एक तरह से आपको बना के एक तरह से चिट्ठा दे रहे हैं, आप उसी में से लिखेंगे। अब ये जो बाघ है बेटा, आपको पता है इस सब सारे बाघों में सबसे जो ज़्यादा बाघ है हमारे कर्नाटक में है। कितना है सर बताएंगे? 5200, एक मिनट, 5624 है। एक मिनट बेटा, 5000 बोल रहे हैं, 526 है। 526 बाघ केवल कर्नाटक में है। और 524 जो बाघ है ना, 524 बाघ है बेटा, ये हमारे कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में कर्नाटक, हाँ उत्तराखंड में है 524। सबसे ज़्यादा कर्नाटक, सॉरी मध्य प्रदेश बेटा, मध्य प्रदेश, एक मिनट सॉरी, यह मध्य प्रदेश की बाघ है, यह मध्य प्रदेश का है सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में। फिर उसके बाद जो 524 है ना, यह हमारा कहाँ पे है? यह मध्य प्रदेश का है, यह कर्नाटक का है। कर्नाटक का है। इतने बाघ हैं लगभग। अगर यूपी की बात करें तो 173 बाघ यूपी में, 173 बाघ यूपी में। समझ रहे हैं कि नहीं? तो अब देखिए कितना कम है बाघों की संख्या, लेकिन फल फूल कितने ज़्यादा हैं। इसके ऊपर खाने वाला जो टिड्डा होगा उससे ज़्यादा, इससे कम होगा थोड़ा सा। टिड्डों को खाने वाला जो सर्प होगा, मेढक होगा, वो उससे कम होगा, टिड्डों से कम संख्या में होगा। अगर ये 100 है तो ये 50 होगा, ये 40 होगा या फिर 30 होगा, मान लीजिए 30 संख्या में होगा। रेशियो एक तरह से अगर 30 में है तो इस मेढक को खाने वाला जो सर्प होगा बेटा, वह होगा 20, मान लीजिए 15 होगा, 15 मान लीजिए 15 संख्या में होगा। अब इसके ऊपर जो मोर आएगा, मोर बेटा, यह मान लेते हैं 10 संख्या में। देखिए सबसे ज़्यादा था खपत यहाँ पे हुआ, इनका खपत यहाँ पे हुआ, इनका खपत यहाँ पे, इनका खपत यहाँ पे। इस तरह एक तरह से यह पिरामिड बना। यह हो गया बेटा ऊर्जा का पिरामिड। अब देखिए ऊर्जा जो है नीचे से ऊपर घटता हुआ जाता है। सबसे ज़्यादा एनर्जी यह लेता है, इसके पास होता है। जब इसके पास मान लीजिए 100 है एनर्जी, तो इसके ऊपर जब जाएगा ना, इसके पास एनर्जी केवल इसका 1/10 जाएगा। अब इसका 1/10 इसमें आएगा, अब इसका 1/10 इसमें आएगा, इसका 1/10 इसमें आएगा। इस तरह एनर्जी जो है नीचे से ऊपर जाने में घटती है और संख्या भी घटता है। यह हमारा ऊर्जा पिरामिड है और यही हमारा फूड चैन है। इसको आप नोट कर लेंगे, इसमें बना के लिख सकते हैं आप अपने में, नंबर बहुत अच्छा मिल जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। अब नेक्स्ट देख लीजिए क्या है जो छठे नंबर का हमको पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अब देखिए जंगल बचेगा, जंगल के जीवधारी बचेंगे तो हमारा संसार बचेगा, हमारी पृथ्वी बचेगी, काफ़ी ज़्यादा तक लाइफ बढ़ जाएगी हम लोग की। समझ रहे हैं ना? जब जंगल ही नहीं बचेगा, जंगल के जीवधारी ही नहीं बचेंगे तो क्या हम लोग बचेंगे? नहीं बचेंगे। जंगल नहीं बचा तो ऑक्सीजन की कमी होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी तो हम लोग ऑक्सीजन के लिए मर जाएंगे। पानी नहीं बनेगा, जब पानी नहीं बनेगा तो ज़मीनें बंजर होने लगेंगी, जब ज़मीनें बंजर होने लगेंगी तो उधर से हम क्या खाएंगे? बताइए क्या खाएंगे? कुछ नहीं बचेगा। फिर तो हम लोग का समाप्त निश्चित है, एक न एक दिन समाप्त होना है। इस तरह हम लोग अगर अपने इन्वायरमेंट से खिलवाड़ करेंगे तो यही होने वाला है। अब चलिए छठे नंबर का हमको क्या पढ़ना है? प्राकृतिक संपदा का अपव्यय मानव जाति के उत्तरजीवित के लिए खतरनाक है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, यहाँ से हम बताते हैं आपको। ये सारे टॉपिक हैं बेटा, आप लोग लिखते चलिए। प्राकृतिक संपदा का अपव्यय, प्राकृतिक संपदा का अपव्यय मतलब कि समझ लीजिए कि हम उसको ज़्यादा यूज कर देते हैं। अपव्यय और हमारी पीढ़ियों के लिए, जो हमारे आगामी जो जीवित लोग हैं, आने वाले जो लोग हैं, हमारे बच्चे, हमारे बच्चों की जो आने वाली पीढ़ियां हैं, वो क्या होगी? खतरनाक एक तरह से जीवित जिएंगे ना। बताइए उनका जीवन जो होगा खतरनाक हो जाएगा। अब देखिए जो प्राकृतिक संपदा है बेटा, अगर उसको हम ज़्यादा यूज कर लेंगे, मान लीजिए आपके पास इतना ज़्यादा पेट्रोल डीजल है कि आप 500 से 600 दिन अपना गाड़ी हो गई चला सकते हैं, मस्त तरीके से रह सकते हैं। अगर आपको पता हो 500-600 का हमारे पास, 500-600 दिन का हमारे पास पेट्रोल है, तो आप बचत करेंगे कि नहीं? सोचेंगे यही ना कि कुछ रख देते हैं बच्चों के लिए, आने वाले पीढ़ियों के लिए। लेकिन अगर यही चीज़ हमारे पूरे भारत में, क्या पूरे वर्ल्ड में लोग सोचने लगे, संगठन बनाकर, जो IUCN है, जो बहुत बड़े WWF है, मतलब ये सारे जो वर्ल्ड वाइड जो सारे हैं ना, बहुत सारे संगठन है, अभी हम बताते हैं। सारे संगठन अगर ये सब सारी चीज़ें सोचने लगे तो यह नौबत नहीं आएगी, खत्म होने के कगार पे नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी सुविधा हैं। बोला जाता है हाइड्रोजन जो है ना, अगर सारे एनर्जी, सारे पेट्रोल, डीजल, गैस ये सब खत्म हो जाते हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन रहेगा हाइड्रोजन। लेकिन उस ऑप्शन को यूज करने के लिए शायद हम ही लोग ना रहें। हाइड्रोजन को बोला जाता है भविष्य का फ्यूल,
भविष्य का फ्यूल बोला जाता है। अगर कोई चीज़ नहीं रहेगा ना, सारे फ्यूल्स अगर अर्थ से खत्म हो जाएंगी तो हम हाइड्रोजन को यूज कर सकते हैं। हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा सन में पाया जाता है। कितना पाया जाता है तो बोलेंगे 79% पाया जाता है, और 21% हीलियम पाया जाता है सन में। जो सन की एनर्जी होती है वो हाइड्रोजन प्लस हीलियम से मिलकर बनी होती है, जिसे बोलते हैं नाभिकीय संलयन की क्रिया। ये सारी चीज़ें आप लिखिए, कॉपी पे लिखते चलिए, आराम आराम से हम बोल रहे हैं, आप लिखते चलिए। अब देखिए, जब हम दोहन करेंगे प्राकृतिक संपदाओं का तो हमारे जो उत्तरजीविता के लोग हैं, मतलब आने वाले जो हमारी पीढ़ियां हैं, क्या वह जिंदा रह पाएंगी? उनको तो हम आने से पहले ही समाप्त कर देंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? तो अपने आप को जीवित रखने के लिए, आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए हमें कम से कम प्राकृतिक संपदा का यूज करना है। और यूज तो करना है, लेकिन फालतू का यूज नहीं करना है। मतलब कि अगर हमारे पास, हमको बाइक से जाना हो बाहर, मतलब काफ़ी मान लीजिए कि हमको मार्केट में जाना है तो बाइक से न जाएं, पहली बात है। बहुत सारी चीज़ें आप अपना सकते हैं अपनी लाइफ में। बहुत ज़्यादा दूर जाना हो तब यूज कर सकते हैं, लेकिन बाय द वे अगर आप अभी जवान हैं भैया, हाथ पैर सब कुछ सही सलामत है, तो पैदल जाइए, साइकिल से जाइए, आपका कसरत भी हो जाएगा और बाकी इन्वायरमेंट के लिए भी फ़ायदा हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आप पढ़ते होंगे और नहीं करेंगे तो बात की बात है, लेकिन आपको जो चीज़ें लिखना है हम वो बता रहे हैं। आप अपने लाइफ में इसको अमल करिए या फिर न करिए, ये आपकी मर्जी है, लेकिन जो लिखना है आपको वो चीज़ हम बता रहे हैं, सारी चीज़ आप लिखेंगे, है ना। अब 8वीं चीज़, कुछ प्राकृतिक संपदाओं की सुरक्षा एवं संरक्षण की आवश्यकता है हमें। जैसे हमने 7वीं चीज़, इसमें हमको क्या पढ़ना है, कुछ प्राकृतिक संपदाओं के संरक्षण की आवश्यकता है हमें, आवश्यकता है हमें। निश्चित है बेटा। आपको पता है पेट्रोल कितने दिन तक चलेगा? कितने दिन तक चलेगा पेट्रोल? कोई बताएगा? पेट्रोल, डीजल, कोयला, कोल तार जो होता है बेटा, वो चीज़ कोल तार, आपको पता है कितने दिन तक चलेगा? आपको पता है जो जल आप बर्बादी कर रहे हैं जल का, वो कितने दिन तक चलेगा? आपको पता है जो आप इलेक्ट्रिसिटी बर्बाद करते हैं वो किससे बन के आता है? वायु हुआ, मतलब विंड हुआ, आपका टरबाइन हुआ। टरबाइन मतलब कि जो टाइड से बनता है, जो कह लीजिए कि नदियों से बनता है, बड़े बड़े नदियों से बनता है, उसे बोलते हैं टाइड वाला पानी। इसके बाद बेटा कह लीजिए कि भूतापीय एनर्जी से भी बनाया जाता है, भूतापीय। ये सब कब तक चलेंगे? ये सब बेटा क्या हैं? ये सब कब तक चलेंगे बताइए? ये सब रीन्यूएबल नहीं है, ये सब खत्म होने वाले हैं। रीन्यूएबल मतलब जिसका यूज हम दोबारा नहीं कर सकते, कर सकते हैं। रीन्यूएबल मतलब दोबारा यूज कर सकते हैं। नॉन रीन्यूएबल मतलब जिसका यूज नहीं कर सकते हम कभी, मतलब दोबारा नहीं कर सकते। तो यह सब सारे जो चीज़ है बेटा, इसका हमको कम से कम यूज करना है, कम से कम सारी चीज़ें यूज करना है, मतलब उतना ही यूज करना है जितना हमें चाहिए। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, आपको पता है, आप जो इलेक्ट्रिसिटी जो ज़्यादा चलाते हैं, रूम में फैन चला हुआ छोड़ के चले जाते हैं, लाइट जला हुआ छोड़ के चले जाते हैं, ये सब क्या है? ये सब बर्बादी है एक तरह से। ये आपको लगता है लाइट बर्बाद हो रहा है ना? नहीं, लाइट से बनने वाले जो पानी है ना, पानी टरबाइन, ये सब डैम वगैरह से बांध के हम लोग बनाते हैं, डैम वगैरह, यहाँ से क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी पैदा कराते हैं। अब यही सब सारी दिक्कतें आती हैं। हम लोग यहाँ पे बिजली की बर्बादी करते हैं, उधर से इलेक्ट्रिसिटी बनवाई जाती है और ज़्यादा। हम लोग को लगता है, सरकार को लगता है बहुत ज़्यादा बिजली की खपत हो रही है हमको, लेकिन उनको नहीं पता है लगभग अगर एक बल्ब भी, अगर हम लोग एक बल्ब अगर रूम में जला हुआ छोड़ के चले जाते हैं, वह अगर 1 घंटे जला, मान लीजिए हमारे भारत में लगभग 1 लाख, मतलब 1 करोड़ 22 लाख, मतलब कि लगभग 122 करोड़ जनता है। 122 करोड़ ने अगर 1 घंटे भी बल्ब जला के छोड़ दिया फालतू का, तो कितनी, पता है कितनी ज़्यादा बिजली खपत होगी? नाजायज बिजली कितनी जाएगी, और उसका यूज जितना हुआ है, एनर्जी जितना लगा है, वो सब बर्बाद होगा। तो इससे क्या होगा बेटा? इससे भारत सरकार सोचेगी यही ना कि बिजली की खपत ज़्यादा है, वो और डैम बनवाएगी और जगह से विंड वाला चलवाएगी भैया। विंड जो जहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस होता है, टाइड जो होते हैं, जो हमारे यहाँ बाढ़ आते हैं समुद्र वगैरह में, तो वहाँ से भी बिजली बनाई जाती है। मतलब वह इस चक्कर में रहेगी कि हमारे यहाँ बिजली की खपत ज़्यादा है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो क्या होगा? बर्बादी ही तो हो रहा है सब सारी चीज़ें। तो इसका ध्यान रखना हमें हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए। ये चीज़ आप लिखेंगे इसमें। कुछ प्राकृतिक संपदाओं के संरक्षण की आवश्यकता है। किसकी है? जंगल हो गए भैया, जंगल को कटाना पीटना नहीं है। जानवर हो गए, जो हमारे वाइल्ड जीव जंतु हैं, उनकी संरक्षण हमको जरूरी है। अगर जंगलों को काटेंगे तो लोग कहाँ भागेंगे? हमारे ही पास आएंगे ना, हमारे गाँव में घुसेंगे, हमारे घर में आएंगे, वहाँ पे मारेंगे पीटेंगे, बच्चों को उठा ले जाएंगे, जो छोटे बच्चे हैं, काटेंगे पीटेंगे। इस तरह मूवी भी एक बनी हुई है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे, आप देखिए ना बेटा, बहुत सारी मूवियाँ बनी हुई हैं इस पर, आप देखिए इसको। अब लास्ट चीज़ इसमें जो हमको पढ़ना है, संरक्षण के लिए व्यक्तिगत
सामूहिक तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो क्यों पड़ती है इसको लास्ट में बताएंगे। अब यहां से हम स्टार्ट करते हैं ब्रह्मांड में जीवों की विलुप्तीकरण का कारण। यह चीज आप लिख लेंगे, इतना ही पढ़ना है आपको जो हमने बोल दिया, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आप देखेंगे एग्जाम में जितना हमने पिरामिड वगैरह बनाया है ना, ये सब कॉपी पे बना लीजिए आप अपने। चलिए देखिए, एक चीज हम यहां पे लिखते हैं, दूसरी बात हमको जो पढ़ना है, ब्रह्मांड में जीवों का विलुप्तीकरण। विलुप्तीकरण क्या है? विलुप्तीकरण ब्रह्मांड में जीवों का। अब देखिए, आपको पता है ना, लुप्त होते जीव जंतु, पहला हेडिंग ये डालेंगे आप, लुप्त होता वन्य जीव। जो वन्य जीव है आप अपने आसपास देख सकते हैं, गौरैया देखे हैं? गौरैया, डक देखे हैं? डक, बत्तख जो पानी वाले, अगर तालाब हो आपके पास तो देखे होंगे। अपने पापा से पूछिएगा कि वहाँ पे पापा आपके समय कितने बकुले थे, तो बता देंगे काफ़ी ज़्यादा थे बकुले। लेकिन आपके समय कितने हैं? एक भी दिख रहे होंगे? नहीं दिखेंगे। हंस, जो बगुले उड़ते हैं, बगुले की बात कर रहे हैं, आसमान में कभी सुबह सुबह बहुत पहले हम लोग बचपन में उड़ता हुआ देखते थे, लेकिन अब नहीं दिखाई देते हैं। तोता, मिट्ठू देखिए, गर्मी के समय में मतलब बोलना स्टार्ट हो जाते थे। जगह जगह पेड़ पौधों पे, अमरूद वाले पेड़ पौधों पे बैठना स्टार्ट हो जाते थे, अमरूद काट के गिराने लगते, लेकिन अब विलुप्त हो गए। मतलब काफ़ी संख्या कम हो गई है, विलुप्त नहीं हुए हैं। क्योंकि अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मतलब वह उनका जो इन सीटू होता है, और इन सीटू होता है बेटा, एक एक्स सीटू होता है, बताते हैं क्या होता है। इन सीटू में अगर नहीं पाए जाते हैं तब उनको मान लिया जाता है विलुप्तीकरण, है ना, विलुप्त हो गए। वह IUCN के लिस्ट में आ जाते हैं, रेड लिस्ट में आ जाते हैं, रेड डाटा बुक जिसे बोलते हैं। उस लिस्ट में अगर शामिल हो गए तो मतलब खतरा मंडराने लगा इस जीव पे। तो ये बात आप लिख देंगे, लुप्त होना जो वन्य जीव है बेटा, इसके बारे में आप बहुत हजारों चीज़ें लिख सकते हैं इसके अंदर। लिखिए, दबा के लिखिए। दूसरी चीज़, जातियों का विलुप्तता का कारण क्या है, इसके बारे में लिख सकते हैं। प्राकृतिक संपदा का दोहन करना, उनके इन सीटू में जाके, मतलब वो जहाँ पे हैं, जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे जाके, मतलब स्वस्थानीय बोलते हैं, स्वस्थानीय। इन सीटू का मतलब स्वस्थानीय होता है, एक्स सीटू का मतलब परास्थानीय होता है। इन सीटू, एक्स सीटू मतलब परास्थानीय, स्वस्थानीय, दो चीज होता है, लिख लीजिए इसे। देखिए, इन सीटू मतलब कि इन सीटू का मतलब स्वस्थानीय, स्वस्थानीय, स्वस्थानीय। और होता है एक्स सीटू, एक्स सीटू, एक्स सीटू का मतलब होता है परास्थानीय, परास्थानीय, परास्थानीय बोलिए, एक चीज इसे और बोलते हैं, कह लीजिए कि इतना लिख लीजिए आप। स्वस्थानीय का मतलब यह हो गया बेटा ना, कि किसी भी जीव जंतु जो विलुप्ति के कगार पे हैं, उनको उनके ही प्लेस पर, जहाँ पे वो रहते हैं, जहाँ जंगल, जिस जंगल में रहते हैं उसी जंगल में उनको संरक्षण प्रोवाइड कर देना। इस तरह के बाघों को संरक्षण प्रोवाइड किया गया है। तो बोलेंगे बाघ संरक्षण केंद्र हमारे यहाँ भारत में कितने हैं, तो बताएंगे 50 हैं, 50 बाघ संरक्षण केंद्र हैं। लेकिन इसमें अभी एक हाल में बनाने की बात हो गई है तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। इस तरह अगर देखा जाए 2021 में तो 51 हो जाएंगे, 51 बाघ आरक्षण केंद्र हैं। और देखिए, जो इन सीटू है वहीं पे, मतलब कि उनके स्थान पर ही जहाँ वह रहते थे, जहाँ उनका बाबा दादा जो भी लोग थे, वह अगर जहाँ पे हैं उसी जगह उनको संरक्षण कर देना इन सीटू कहलाता है। लेकिन अगर वहाँ पे भी उनको खतरा हो, वहाँ पे भी उनको खतरा हो, तो उनको उठा के दूसरी जगह शिफ्ट करना, भारत सरकार अगर उनको एक जगह से उठा के दूसरी जगह शिफ्ट करती है, संरक्षण करती है, तो उसे बोलते हैं एक्स सीटू, मतलब कि परास्थानीय। एक जगह से उठा के दूसरी जगह संरक्षण दे देना वन्य जीव को, यह होता है परास्थानीय। दोनों का मतलब समझ में आ गया होगा, आप लिख सकते हैं इसको। अब देखिए, यह तो हो गया विलुप्ति हो रहे पौधों। इस तरह इस विलुप्त हो रहे बहुत सारे पौधे भी हैं, आप इसके बारे में भी लिख सकते हैं, बहुत सारे वर्गीकरण लिख सकते हैं। विलुप्त हो रहे पौधों का वर्गीकरण क्या है, इसको भी आप लिख सकते हैं अपनी भाषा में। वन्य जीव संरक्षण की विधियां क्या है, यही दो विधि है, हमने बता दिया, इन सीटू, एक्स सीटू। इसको इस तरह संरक्षण कर सकते हैं हम। इन सीटू मतलब उन्हीं के स्थान पे, एक्स सीटू मतलब कि परास्थानीय, एक जगह से उठा के दूसरे जगह उनका संरक्षण दे देना, है ना। इस तरह बाघ संरक्षण केंद्र हमारे यहाँ कितने हैं, 50 हैं, प्लस हाल में एक बनाया जा रहा है तमिलनाडु में, मतलब कि 51 हो गया। ये चीज याद रखेंगे। इसके बाद वन्य जीव संस्थान, वन्य जीव संस्थान कहाँ पे हैं, आपको यह चीज याद रखना। जैसे कि अगर हम बोले बेटा हाथी संरक्षण, जो हाथी संरक्षण एक मुहिम छेड़ी गई थी, वह कब छेड़ी गई थी भारत सरकार द्वारा, तो बताएंगे 1992 में। हाथी संरक्षण अधिनियम लाया गया था 1992 में। हाथी को संरक्षित कीजिए भैया। हाथी जो है हमारा राज्य पशु है, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश, इन तीनों जगहों का जो हाथी है हमारा राज्य पशु है। जैसे यूपी का क्या है, बारहसिंगा है,
जिसे क्रोंच क्रोंच पक्षी एक है, बारहसिंगा और क्रोंच यूपी की है। लेकिन अगर केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश की बात करें तो हाथी जो है बेटा यहाँ का राज्य पशु है, याद रखेंगे। जैसे हमारे पूरे भारत का राज्य पशु क्या है, चीता है, मतलब शेर है, शेर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चीता बोलते हैं, बाघ बोलते हैं ना। उसी तरह हमारे हाथी जो है ना, इन तीनों जगहों का राज्य पशु है। तो उसके संरक्षण की बात कब की गई थी भारत सरकार द्वारा, बोलेंगे 1992 में। बेटा यह आपके सिलेबस में है, आप लोग लिखिए। अब 1972 में वन्य जीव संरक्षण आया था। जब पूछा जाएगा कब आया था तो बता दीजिए 1972 में वन्य जीव संरक्षण आया था, वन्य जीव। और 1973 में ही आ गया था हमारा बाघ संरक्षण, बाघ को संरक्षण करिए बेटा। इस वजह से बाघ संरक्षण हुआ। और हर 2 साल पे बाघ की गणना होती है, जनगणना होती है, बाघों की जनगणना होती है। उससे बढ़ते हुए जीव बहुत ज़्यादा मिलते हैं हमको, है ना, मिलते रहते हैं। इस वजह से इस समय देखा जाए तो 2967 पूरे भारत में बाघ हैं, बाघों की संख्या है। 2008 या 9 में, 2008-9 में डॉल्फिन, जो गंगा डॉल्फिन है, अगर बोला जाए गंगा डॉल्फिन मतलब कि गंगा डॉल्फिन, डॉल्फिन का मतलब समझ रहे हैं ना, गंगा डॉल्फिन मतलब अगर पूछा जाए भारत का जलीय जीव कौन सा है, जलीय जीव कौन सा है, नेशनल जलीय जीव, तो बताएंगे गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन, क्योंकि यह भी विलुप्ति होने के कगार पे थी। जो आपका IUCN का रेड सूची है, रेड डाटा बुक है, उसके अंदर यह भी आ चुका था। लेकिन अभी फिलहाल में इसकी संख्या बढ़ चुकी है। तो बता देंगे 2008 और 2009 में इसका संरक्षण किया गया था भारत सरकार द्वारा। इतनी बातें, बहुत सारी बातें आपको बता दिया गया। अब देखिए, प्राकृतिक संपदा जीवित रहने के लिए क्यों आवश्यकता है, हेडिंग डालेंगे, उसके अंतर्गत लिखेंगे क्या क्या का आवश्यकता है। जैसे पहली, हमारी धरती सभी प्राकृतिक संपदाओं से भरा पड़ा है ना, भरा पड़ा है। और इस संपदाओं को क्या करना है बेटा, हम लोग यूज बहुत कम करें, उतना ही करें जितना हमें आवश्यकता है। अगर हम उतना यूज करते हैं तो हमारी जो धरती है, संपदाएं हैं, वो बची रहेंगी, नहीं तो फिर खत्म होने के कगार पे आ सकती हैं। जैसे कि हम पेड़ को काटेंगे, पेड़ का डंपिंग करेंगे, उसका मतलब काट पीट के वहाँ पे जगह बनवाएंगे, घर बनवाएंगे, कंपनी लगवाएंगे, प्लांट लगवाएंगे, ये सब क्या है, ये सब तो बर्बादी है ना, एक तरह से खिलवाड़ है हमारे प्रकृति से। तो खिलवाड़ अगर हम उनसे करेंगे तो भी हमसे करेंगे। हम ड्रिल करेंगे, डैम बनवाएंगे जगह जगह पे, तो क्या होगा, पानी है, पानी रास्ते से जा रही है, जिस रास्ते से जा रही है उसको उस रास्ते से जाने दें। अगर उसको बीच में रोकने की कोशिश किए तो जाहिर सी बात है एक न एक दिन वो डैम में पानी भरेगा और दिक्कत होगा, क्योंकि ग्लेशियर पिघलेगा। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा वैसे वैसे ग्लेशियर पिघलेगा। जब ग्लेशियर पिघलेगा तो यही हालत होगा जो अभी तपोवन में हो रहा है उत्तराखंड में, समझ रहे हैं ना। चलिए दूसरी बात, प्राकृतिक संपदा है क्या, प्राकृतिक संपदा वही है भैया जो हम यूज करते हैं, जैसे जल, वायु, मिट्टी, पेड़ पौधे, जंतु, नदी, पहाड़, सूर्य, ये सब क्या है, प्राकृतिक संपदा है। इनसे खिलवाड़ करना यानी कि अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठना, समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये चीज़ आप लिख लेंगे भैया, यही सब हैं, इनके बारे में बहुत ज़्यादा एलोबरेट करके आप लिख सकते हैं। तीसरी चीज़, विभिन्न प्रकार के जो खनिज पदार्थ हैं वो भी तुम्हारे प्राकृतिक संपदा के अंतर्गत आते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, तेल, कोयला प्राकृतिक संपदा के अंतर्गत आते हैं भैया, लिख सकते हैं आप इसे। नेक्स्ट, जीवों को जीवित रहने के लिए भोज्य पदार्थ की जरूरत होती है, वायु की जरूरत होती है और जल की जरूरत होती है ना, ये चीज़ भी आप लिख सकते हैं। जीवों को जीवित रहने के लिए इन तीनों चीज़ की आवश्यकता होती है, और यही तीनों चीज़ के लिए हम पागल हुए होते हैं, है ना, रोटी, कपड़ा, मकान, समझ में आ रहा है कि नहीं। इसके बाद प्रत्येक जीव वस्तु कहिए या फिर जंतु कहिए, जंतु प्राकृतिक स्वरूप पर निर्भर होते हैं, प्राकृतिक स्वरूप पर ही तो निर्भर होते हैं। अगर आपको एक दिन खाना न दिया जाए तो क्या आप खाना बना लेंगे प्राकृतिक तरीके से, प्लास्टिक का खाना बनाएंगे, किसका खाना बनाएंगे बताइए। आपको चीज़ें दी जाती हैं, नेचुरल देता है आपको, नेचर देता है। अगर वही नेचर देना बंद कर देना तो आपका मृत्यु निश्चित है बेटा, सबका, इस संसार का मृत्यु निश्चित है। तो ये चीज़ आप लिख लेंगे। सजीवों का शरीर कभी निष्क्रिय नहीं रहता है। जब सजीवों का शरीर जब निष्क्रिय नहीं होता है तो घूमने फिरने की बात करता है। जैसे हम आप हैं, एक जगह बैठे नहीं रहते हैं, हमको कहीं जाना हुआ तो जाएंगे, कहीं आना हुआ तब भी काम करेंगे, कुछ खाना पीना हुआ जाएंगे, मतलब ये सब काम करने के लिए हमें फ्यूल की जरूरत होगी। वो फ्यूल हमें कौन देगा, पेट्रोल, डीजल। गाड़ी से जा रहे हैं तो पेट्रोल से मिलेगा, डीजल से मिलेगा। दूर जाना है, एरोप्लेन का यूज करना है तो वहाँ पे भी फ्यूल लगेगा। अगर खाना पीना है कुछ तो हमें पौधों की जरूरत पड़ेगी, फल और फ्रूट्स की जरूरत पड़ेगी। ये सब सारी चीज़ें कहाँ से मिलेंगे हमें, नेचर ही तो देगा बेटा। तो यही चीज़ है कि जो हमारा शरीर है निष्क्रिय नहीं होता है, वो हमेशा एक्टिव रहने की बात करता है। जब एक्टिव है उसे फ्यूल की जरूरत चाहिए, निष्क्रिय हुआ मतलब कि स्वर्ग सिधार गए भैया, है ना। चलिए नेक्स्ट, अगर बोला जाए सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत क्या है पूरे भारत में, मतलब पूरे वर्ल्ड में, तो बताएंगे सूर्य है बेटा। सूर्य से ही सारी ऊर्जा मिलती है। जैसे आपको पता है सूर्य की जो एनर्जी है नाभिकीय संलयन से बनती है। नाभिकीय संलयन एक ऐसा क्रिया है जिसकी मतलब विखंडन, मतलब टूटने की क्रिया नहीं बेटा, जुड़ने की क्रिया है।
जैसे कि बम है, बम बम आप फोड़ेंगे, हाइड्रोजन बम, तो वह नाभिकीय विखंडन के अंतर्गत आता है। मतलब कि नाभिकीय विखंडन मतलब नाभिक टूट जाना, टूटकर छोटे छोटे पार्ट में बढ़ जाना। इसी तरह नाभिकीय संलयन होता है, छोटे छोटे पार्टों से मिलकर बनता है, नाभिकीय संलयन जिसे बोलते हैं। अब यह नाभिकीय संलयन क्या काम करता है, हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन जो है हीलियम में टूटता जाता है, हाइड्रोजन हीलियम मिलकर अपना एनर्जी का निर्माण करते हैं सन में। ये बातें क्लियर है, तो इसको आप लिखेंगे बेटा, कॉपी पे लिखते रहिए, बिल्कुल शानदार तरीके से लिखते रहिए। अब यह देखिए, अब एक काम और देख लीजिए आप, जो अगर हम बात करते हैं, ये जो हमारी एनर्जी होती है दो प्रकार की होती है, एक रिन्यूएबल होती है, मतलब कि पुनः प्राप्त न होने वाली, मतलब होने वाली, एक रिन्यूएबल होती है, एक नॉन रिन्यूएबल होती है। मतलब एक पुनः प्राप्त होने वाली, पुनः प्राप्त होने वाली, पुनः प्राप्त होने वाली, एक जो है प्राप्त नहीं होने वाली, मतलब पुनः प्राप्त नहीं होने वाली, नॉन रिन्यूएबल, पुनः प्राप्त नहीं होने वाली। अब इसके अंदर आपको लिखने के लिए आएगा, तो पुनः प्राप्त होने वाली क्या होती है, कौन सी एनर्जी होती है, कौन सी संपदा होती है हमारी प्राकृतिक, तो बताएंगे जो पुनः प्राप्त होने वाली वो हवा है, हवा खत्म तो संसार खत्म, है ना। मतलब कि ऐसे जोड़ लीजिए, जो हमारे साथ साथ चले, जिसका अस्तित्व खत्म, ह्यूमन का अस्तित्व खत्म, जिस संपदा का अस्तित्व खत्म, ह्यूमन का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, तो वही संपदा हमारा क्या है, रिन्यूएबल है, मतलब पुनः प्राप्त किया जा सकता है। हम लोग रहेंगे तभी तो पुनः प्राप्त करेंगे, जब हम ही लोग नहीं रहेंगे तो कौन प्राप्त करेगा, बताइए, भूत थोड़े आएगा प्राप्त करने के लिए। मतलब कि जो हमारा रिन्यूएबल है बेटा, जैसे हवा हो गया, पानी हो गया, पानी हो गया, आग हो गया, आग तो कहीं भी लग सकता है, दावा नल सुने होंगे, दावा नल, मतलब कि जंगलों में गर्मियों के दिनों में आग लग जाता है, क्यों, फ्रिक्शन की वजह से। लोग कहते हैं भूत भूत भूत, लेकिन भूत नहीं होता है, वह फ्रिक्शन होता है ना। तो फ्रिक्शन की वजह से, घर्षण की वजह से आग लग जाती है जंगलों में, बहुत ज़्यादा खेत वगैरह अगर है ना, खेत वगैरह में देखते होंगे आप, जगह जगह आग लग जाती है, या फ्रिक्शन की वजह से होता है ना। जैसे सहारा के जंगल में भी लगा था, अभी यूएसए के जंगल में लगा था, ऑस्ट्रेलिया के जंगल में लगा था, अभी न्यूज़ आप सुने होंगे, तो ये सब फ्रिक्शन की वजह से लगता है। तो इस तरह जो पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं वह रिन्यूएबल होते हैं बेटा, जैसे सन की रोशनी हो गई, सनलाइट हो गया, है ना। हम लोग बात कर रहे हैं ना आगे आने वाला सोलर प्लांट लगाने का, सोलर प्लांट इसी वजह से लगाना चाहते हैं कि वह जो सन की रोशनी है तब तक नहीं खत्म होगी जब तक हम लोग अत्याचार पे नहीं आ जाएंगे। तो सन की रोशनी के लिए अब पीछे पड़ गए हम लोग, उसका जो है पूरा हम लोग सोलर प्लांट लगवा रहे हैं। सोलर प्लांट में जो होता है, ऊपर जो होता है सिलिकॉन का बना होता है, सिलिकॉन का, वही एनर्जी ऑब्जॉर्व करता है, ऑब्जॉर्व करने के बाद बड़े बड़े बैटरों में इसे स्टोर करेगा, है ना, फिर उसके बाद वहाँ से एसी के फॉर्म में हमें देगा, समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये इस तरह, इसके बाद जो पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता उसे बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल, मतलब जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सब पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आपके सिलेबस में एक चार्ट बनाया होगा, आप उसको बना लेंगे, उसे बनाकर लिख लेंगे। जैसे इधर लिखा होगा प्राकृतिक संपदा, प्राकृतिक संपदा, प्राकृतिक संपदा, प्राकृतिक संपदा में तीन चीज लिखा होगा, एक नवीकरणीय ऊर्जा, नवीकरणीय मतलब कि रिन्यूएबल ऊर्जा, एक लिखा होगा बेटा कि समाप्त होने वाली ऊर्जा, समाप्त होने वाली ऊर्जा, एक लिखा होगा अनवीकरणीय ऊर्जा, अनवीकरणीय, अनवीकरणीय। देखिए राइटिंग पे मत जाइए, अनवीकरणीय ऊर्जा। अब देखिए, जो नवीकरणीय के अंतर्गत हमारा क्या क्या आ जाएगा, अभी तो बताया हमने क्या क्या, सूर्य, सन की रोशनी, सूर्य की रोशनी, हवा मतलब वायु, जल, यह तीन चीज आ जाता है इसके अंतर्गत। और समाप्त होने वाला कौन कौन सा भैया, मिट्टी, मिट्टी भी हमारा प्राकृतिक संपदा है। इसके बाद भूमिगत जल, भूमिगत जल मतलब जो हम पीते हैं, यह जल दूसरा है, यह जल दूसरा है। जल तो अर्थ पे बहुत सारे हैं, जैसा कि आपको पता है, आपके अर्थ पे 3/4 भाग पूरा का पूरा पानी है, इसमें से केवल और केवल जो समुद्र का पानी है लगभग 90% के आसपास में है, और जो 10% है वो नाले, तालाब, ये सब भी पानी है। 10% में भी जो 2% बेटा वो हमारे भूमिगत में पाया जाता है। इस 10%, 2% में भी हमको केवल 0 पॉइंट समथिंग कुछ % मिलता है पीने के लिए, समझ रहे हैं कितना कम। तो यही पानी की बात हो रही है, भूमिगत जल, जो कि जिस तरह हम दोहन कर रहे हैं वो खत्म होना ही होना है। भूमिगत जल, भूमिगत जल की बात कर रहे हैं बेटा बात, तो कृषि उत्पाद, कृषि उत्पाद यह भी खत्म होना है, कृषि उत्पाद भी एक दिन खत्म हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद बेटा जो वन है, वन भी विलुप्त हो जाएंगे जिस तरह हम लोग चल रहे हैं। और सजीव, सजीव में हम लोग भी आ जाते हैं, यह भी एक दिन समाप्त होना है बेटा, ठीक है, याद रखेंगे। अब अनवीकरणीय में जैसे धातु हो गया, धातु हो गया, पेट्रोल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, डीजल हो गया, डीजल हो गया बेटा, पेट्रोल डीजल हो गया आपका। और क्या हो सकता है, कोयला हो सकता है। कोयला 4 प्रकार का होता है, कौन कौन सा होता है कोयला भैया, एंथ्रासाइड कोयला, बिट्यूमिनस कोयला, लिग्नाइट कोयला और पिट कोयला, याद रखेंगे तीनों का नाम।
कोयला के बाद आ जाता है बेटा संगमरमर हो गया। संगमरमर जो चमकीले पत्थर होते हैं, संगमरमर, संगमरमर यह हो गया। इसके बाद कर लीजिए जो हमारे शीशा हो गए, हीरा हो गया, बालू हो गया, यह सब अनवीकरणीय के अंतर्गत आ जाता है। अब अनवीकरणीय में भी दो प्रकार का होता है, एक होता है पुनः चक्रित होने वाला, जिसको पुनः हम मतलब पुनः रिसाइकल करने के बाद कुछ प्राप्त कर सकते हैं, और एक होता है पुनः चक्रित नहीं होने वाला। जो पुनः चक्रित नहीं होता है वह कोयला होता है, तेल होता है और प्राकृतिक गैसें होती हैं। इसको हम दोबारा नहीं मतलब चक्र करके दोबारा इसे नहीं हम प्राप्त कर सकते हैं, है ना। जो हमारा पुनः चक्रित होने वाले में होता है वह धातु होता है, और कह लीजिए आप जितने धातु होते हैं सिर्फ वही होते हैं पुनः चक्रित करके उसे हम दूसरे फॉर्म में पा सकते हैं। ये सारी चीजें आप लिख लेंगे कॉपी पे। अब एक चीज हम आपको और बताते हैं बेटा, इसको नोट कर लीजिए, कर लीजिए नोट। चलिए एक चीज और बताते हैं आपको हम, जो आपका प्रकृति में जो जल का चक्र है, जल चक्र आपको पता होगा, जो वाटर चक्र चलता है ना हमारे इन्वायरमेंट में, उसकी बात कर लेते हैं। देखिएगा कैसे, जैसे बात करें बेटा, ये हमारी मिट्टी है, ये हमारा क्या है, मिट्टी है, ये सब मिट्टी है। इस मिट्टी पे यहाँ पे कुछ पेड़ पौधे हैं, कुछ पेड़ पौधे हैं यहाँ पे, है ना, यहाँ पे कुछ पेड़ पौधे लगे हैं, यहाँ पे कुछ पेड़ पौधे लगे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे हमारा पहाड़ है, यहाँ पे बड़े बड़े पर्वतें हैं, सब माउंटेन है सब, ठीक है, माउंटेन है, याद रखेंगे। और यहाँ पे तालाब है, यहाँ पे तालाब है। इसके बाद सन की रोशनी यहाँ पे है, यहाँ पे सन है, यहाँ पे सन है बेटा, यहाँ पे सन है। और यह बादल है, यह बादल बना हुआ है, यह सब बादल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, समुद्र, यह समुद्र है, समुद्र है, यह समुद्र है, यह समुद्र है, ठीक है, समुद्र है, समुद्र है बेटा, याद रखेंगे, समुद्र है। और इधर ग्लेशियर है, इधर ग्लेशियर है, ग्लेशियर। अब देखिए जब सन की रोशनी इस पे गिरेगी, इस पे गिरेगी, इस पे गिरेगी, इस पे गिरेगी, तो यहाँ से वाष्पन होगा, क्या होगा, वाष्प बनेगा। इस तरह जो यहाँ पे एनर्जी गिरेगी बेटा, यहाँ से वाष्प बनेगा, क्या बनेगा, वाष्प। वाष्प बनेगा तो संघनन का रूप धारण करेगा, बादल बनेगा। इस संघनन जो बना, बादल जो बना बेटा, ये जो बादल बना ना, ये उड़ते 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 पता है कहाँ जाएगा, इस पर्वत के पास जाएगा, इस पर्वत पे, इस माउंटेन से टकराएगा, ऊंची चोटियों से। जब टकराएगा तो बारिश होगा, बारिश होगा। अब फिर से बारिश जब करेगा ना, तो फिर से यह तालाब में मिलेगा, कहीं ग्लेशियर बन जाएगा, फिर ग्लेशियर पिघलेगा गर्म वातावरण के कारण, फिर पिघलेगा तो फिर यह चक्र चलेगा, वाष्प बनेगा, संघनन होगा, फिर बारिश होगा, फिर से पानी बनेगा, फिर से वह क्या करेगा, एक चक्र बार बार करता रहता है। यह चक्र आप लिख लेंगे, इसमें सारी चीज़ें आप लिखेंगे अपने लैंग्वेज में। ये चक्र था, हमने आपको बताया। अब हम चलते हैं हमारे पॉल्यूशन में वृद्धि क्यों होती है, हमारे पॉल्यूशन में वृद्धि क्यों होती है पता है, पेड़ पौधों जंगलों को काटने से होती है। और क्या कारण है, और क्या कारण है, अधिक आराम और सुविधाओं के लिए हम लोग क्या करते हैं भैया, गाड़ी, तेल, मतलब गाड़ी यूज करते हैं, हवाई जहाज यूज करते हैं, पेट्रोल डीजल से चलने वाले जितने भी सारे आपके फ्यूल से जो चलने वाले सारे संसाधन उसकी यूज करते हैं, है ना, ये सब सारे यूज करते हैं। ये भी एक तरह से पॉल्यूशन का कारण बनता है। और युद्ध, सबसे बड़ा युद्ध है, जैसे कि आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, उस समय काफ़ी ज़्यादा नरहानि हुई थी, कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा लोग मारे गए थे, वह भी एक तरह से पॉल्यूशन का कारण है बेटा। इस तरह संपदाओं का अनुपयुक्त प्रयोग करना, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा यूज कर लेना, एक तरह से खत्म कगार पे ला देना, है ना, यह भी एक तरह से पॉल्यूशन का कारण है ना, याद करेंगे।